आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित ज्यादातर जानकारी वेदों में से प्राप्त नहीं होती और इसका कारण है ऋग्वैदिक आर्यों की गतिविधियां सप्त सैंधव प्रदेश में ही केंद्रित थी तथा उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार संपूर्ण गंगा घाटी तक हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश तक आर्यों का विस्तार नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य गंगा घाटी तक तो आ चुके थे, अभी मध्य प्रदेश में उनका आगमन नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में वैदिक संस्कृति का प्रसार एवं आर्यों की बसाहट कब हुई, इस संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों के अपने अलग अलग विचार हैं। जैसे प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि लगभग 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व में मध्य प्रदेश में आर्य पधारे। वहीं पीएल भार्गव के अनुसार यह समय 2000 ईस्वी पूर्व का है। प्रोफेसर एएस अल्तेकर के अनुसार 1800 ईस्वी पूर्व में मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन हुआ। दशराग्य युद्ध एक लैंडमार्क का काम करता है। दशराग्य युद्ध, जैसा आपको पता होगा, कि रावी या परुषणी नदी के तट पर राजा सुदास और उनके 10 राजाओं की एसोसिएशन के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें 10 राजाओं का संघ पराजित हो गया था। दशराग्य युद्ध के पश्चात आर्यों का विभिन्न दिशाओं में प्रसार हुआ। भाई, जो लोग हार गए थे वो दूसरी जगह जाने लगे। इसी सिलसिले में अगस्त्य के नेतृत्व में यादव नर्मदा घाटी में आकर के बस गए। चेदी नामक शाखा यमुना तथा विंध्य क्षेत्र में बस गई। पुराणों से चेदी यादवों की एक शाखा ज्ञात होते हैं। पौराणिक साहित्य में भी मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है और पौराणिक परंपरा कहती है कि प्रथम आर्य राजा मनु हुए हैं। मनु के 10 पुत्रों में से एक कारुष ने कारुष वंश चलाया। उसने कारुष देश की स्थापना की। सोन नदी के पूर्व की ओर रीवा के आसपास के क्षेत्र अर्थात वर्तमान बघेलखंड को कारुष देश के नाम से जाना जाता है। पुराणों में वर्णित परंपरागत राजवंशों को विभिन्न विद्वानों ने एक कालानुक्रम में सुसज्जित किया है और इस क्रम में सबसे पहला जो काल आता है वो है ययाति काल। ययाति काल के बाद आता है मांधात्री काल, उसके बाद परशुराम काल, फिर सूर्यवंश, फिर श्री रामचंद्र काल और श्री कृष्ण युग। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ययाति काल के बारे में। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु व पुत्री इला से क्रमशः 2 वंशों सूर्यवंश व चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। मनु ने इक्ष्वाकु को मध्य प्रदेश का राज्य प्रदान किया। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र पर था, जिसे दंडकारण्य कहा जाता है। यह क्षेत्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर जिले में है। इला का विवाह बुध या सोम के साथ हुआ। इन्हीं के पुत्र पुरुरवा का वंश चंद्रवंश कहलाया। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। कालिदास का ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम इसी पर केंद्रित है। इसी वंश में एक महान शासक नहुष हुआ। नहुष का पुत्र ययाति सर्वाधिक यशस्वी शासक हुआ। ययाति ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों में कर दिया। अपने पुत्र यदु को चरमंडवती अर्थात चंबल, बेत्रवती अर्थात बेतवा और शुक्तिमती अर्थात केन का प्रदेश दिया। दूसरे पुत्र तुर्वसु को रीवा का समीपवर्ती क्षेत्र दिया, जिसे बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें पहला जो पुत्र था यदु, इसके 2 पुत्र थे।
क्रोष्टी और सहस्त्रजीत। क्रोष्टी के वंशज यादव कहलाए और सहस्त्रजीत के वंशज है कहलाए। अब आता है मांधात्री काल। सूर्यवंशी परंपरा में मांधात्री चक्रवर्ती सम्राट हुए। पराक्रम से उसने अपने साम्राज्य को नर्मदा नदी तक विस्तारित किया। नर्मदा तट पर उसने एक नगर बसाया जिसे मांधाता कहा गया। इसी तरह चंद्रवंश की है शाखा के राजा महिष्मंत ने महिष्मती नगर बसाया, जो आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है परशुराम काल। महर्षि परशुराम से संबंधित यह काल ब्राह्मण भृगु वंश और क्षत्रिय है वंश के संघर्ष का काल है। है कार्तवीर्य के वंश में अर्जुन नाम का राजा हुआ। अर्जुन को कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना गया है। कहा जाता है कि इसने रावण को पराजित करके बंदी बनाया था। इंदौर जिले में महू के समीप जाना पाव पहाड़ी में भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। ऐसी मान्यता है अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि का अपमान किया तो उनके पुत्र परशुराम ने अर्जुन का वध कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप अर्जुन के पुत्रों द्वारा ध्यानस्थ जमदग्नि का वध करने से परशुराम ने न केवल है वरन समस्त क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र काल आता है। रामायण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के प्राचीन भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का वितरण मुख्य रूप से मिलता है। चित्रकूट व दंडकारण्य वन्य का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास काल में प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी चित्रकूट होते हुए पन्ना, सतना, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा आदि जिलों से होते हुए गुजरे। प्रभु श्री राम द्वारा परित्याग किए जाने पर सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके लव और कुश नामक 2 पुत्र हुए। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था। तमसा नदी की पहचान आधुनिक तोस नदी के रूप में की गई है। कुश ने कुशावती नामक नगर बसाया, जो विंध्य पर्वतमाला के समीप माना गया है। श्री राम के भाई शत्रुघ्न का शासन विदिशा पर रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण युग का आगमन होता है। महाभारत युग या महाभारत युद्ध इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस समय विंध्य और अनुविंध्य अवंती के शासक थे। अवंती के सांदीपनी आश्रम में कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण ने अनुविंद को परास्त कर उसकी बहन मित्रविंदा से विवाह किया। विंद और अनुविंद दोनों महिष्मती के राजा नील के साथ कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़े। अनुविंद अर्जुन के हाथों मारा गया। महाभारत युद्ध में कारुष, दशार्ण और मत्स्य अर्थात वर्तमान बुंदेलखंड और बघेलखंड की सीमाओं के जनपदों के राजा पांडवों की ओर से लड़े। भोज, विदर्भ और निषाद के राजाओं ने कौरवों का साथ दिया। अब इन सब के अलावा जनश्रुतियों में भी मध्य प्रदेश का अच्छा खासा जिक्र मिलता है। रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक रचनाओं के संदर्भ में अनेक जनश्रुतियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं, जिनके संबंध में अभी और अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी कुछ प्रसिद्ध जनश्रुतियां हैं। चित्रकूट क्षेत्र में श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने
अपने वनवास का काफी समय व्यतीत किया। भीमबेटका और पचमढ़ी की गुफाओं को पांडवों की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। भिंड जिले में लाहार को कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने के लिए निर्मित किए गए लाक्षागृह से जोड़ा जाता है। जबलपुर जिले में पडरिया की गुफाओं को बूढ़ी डायन की गुफा कहकर राक्षसी हिडिंबा से जोड़ा जाता है। बालाघाट जिले में रामपायली को श्री राम से जोड़ा जाता है। इस तरह ऐतिहासिक संदर्भ मध्य प्रदेश का काफी मजबूत है। काफी जानकारी हमें मध्य प्रदेश की अपने पौराणिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम मध्य प्रदेश के बारे में और नई नई पड़ताल करेंगे।